आजकल आप सुर्खियों में अक्सर एक नाम सुन रहे होंगे, युवराज मेहता। आप कुछ और चीजें सुन रहे होंगे, सेक्टर 50, एक गड्ढा, एक गाड़ी और एक मौत। हमारी नोएडा पुलिस, नोएडा अथॉरिटी, जिन्होंने इतने बड़े गड्ढे को कि यहाँ घटनाएं पहले भी हुई हैं, यहाँ ट्रक तक आके गिर चुका है। मतलब ये भी हो जाता है कि लोटस की जमीन थी, दूसरे का अलॉट कर दिया, पैसे का गेम चल रहा है, सीधी बात। बाद में वो तो मामले को ढका जा रहा है। मैं ये टोटली केस मानता हूँ आपका केयरलेस ड्राइविंग का, लापरवाही का केस है। कुछ भी कहती हो, लेकिन मानवता अगर दिल पर आप हाथ रखेंगे, जिसका जाता है उसे पता लगता है। प्रशासन को मैं जिम्मेदार नहीं मानता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल्य। इस वक्त हम जिस जमीन पर मौजूद हैं, हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये वो घटना स्थल है जहां से एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई। जी हाँ, आजकल आप सुर्खियों में अक्सर एक नाम सुन रहे होंगे, युवराज मेहता। आप कुछ और चीजें सुन रहे होंगे, सेक्टर 50, एक गड्ढा, एक गाड़ी और एक मौत। एक मौत जिसकी बहुत सारी कहानियां कही जा रही हैं, एक मौत जिसके इर्द गिर्द एक पूरा सिनेमा बन सकता है। एक मौत जिसमें एक डिलीवरी बॉय ने पहले इस गड्ढे में छलांग लगा दी और उसके बाद उसे पुलिस ने मजबूर कर दिया अपने बयान से पलटने से। आप मतलब विडंबना सोचें कि जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रक्षा टीमें आती हैं और वो कहती हैं कि हम नहीं कूदकर जान बचा सकते क्योंकि पानी ठंडा है। जी हाँ, युवराज ने इस मामले में लगभग 90 मिनट पहले अपने पिता को फोन किया। युवराज को तैरना नहीं आता था, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। उसने अपने पिता को फोन किया, वो फोन पर बार बार हेल्प के लिए उन्हें बुला रहा था और जब युवराज के पिता पहुंचे, उन्होंने निकलने से पहले ही एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, दमकल सबको कॉल कर दिया। और उसके बाद जब युवराज के पिता पहुंचे, उन्होंने जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रक्षा टीमों को कहा कि आप इसमें जाकर मेरे बेटे को बचाकर लेके आइए, एसडीआरएफ की टीम के लोगों ने कहा कि पानी ठंडा है और हम इसमें नहीं उतर सकते। और उसी बीच में एक डिलीवरी बॉय, एक फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय आता है जिसका नाम मनिंदर है और वो उसमें छलांग लगा देता है। वो ठंडे पानी में छलांग लगा देता है बिना किसी उपकरण के, बिना किसी ट्रेनिंग के। और इन तमाम ट्रेनिंग वाली चीज़ों, जो जिन्हें ट्रेनिंग मिली होती है, जिन्हें उपकरण मिले होते हैं, वो जान से ज़्यादा ये चीज़ देख रहे थे कि पानी ठंडा है कि नहीं। और हमारी नोएडा पुलिस, नोएडा अथॉरिटी, जिन्होंने इतने बड़े गड्ढे को, इस पूरे जगह को कोहरे के मौसम में, ठंड के मौसम में, जब ये बिल्कुल एक आत्मघाती कदम है, ये एक अपने आप में एक आत्मघाती कदम है, इस तरह के गड्ढे को बिल्कुल खुला छोड़ देना, ये मौत को दावत देना है। और यही गड्ढा आज एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को निगल चुका है और तब जाकर ये जगह लोगों की नजर में आई है। यहाँ हमने स्थानीय लोगों से बात की, यहाँ आते हुए हमें जो भी लोग मिले, हमने उनसे बातें की तो हमें यही रिपोर्ट मिली कि यहाँ घटनाएं पहले भी हुई हैं, यहाँ ट्रक तक आके गिर चुका है, पर पुलिस की आंखें नहीं खुली थी। अथॉरिटी की आंखें तब खुली जब यहाँ से लोग, जब यहाँ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद पुलिस यहाँ आई और उसके बाद पुलिस ने ये तमाम तरह की चीजें की हैं। ये घेराबंदी अब जाकर की गई है। क्या ये तब नहीं की जा सकती थी जब किसी की जान नहीं गई थी? क्या पुलिस को जगाने के लिए, प्रशासन को जागने के लिए एक मौत की जरूरत होती है? हमें नहीं पता कि आखिर इसके बाद क्या होगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एक एसआईटी गठित की गई है। अब वो एसआईटी क्या करेगी, कितनों को गिरफ्तार करेगी, कितनी चीजें, कितनों को बर्खास्त किया जाएगा, तमाम सरकारी महकमे को शायद बदला जाएगा। पर इन बदलावों से क्या होगा? क्या ये बदलाव तब नहीं हो सकते थे जब ये सारी अनदेखी हो रही थी, जब ये सारी तमाम तरह की चीजें चल रही थी, तब ये बदलाव नहीं हो सकते थे? पर शायद जो लोग नींद में सोए रहते हैं, उन्हें जगाने के लिए करारा थप्पड़ चाहिए होता है। पर दुख इसी बात का है कि उस करारे थप्पड़ की कीमत एक युवा इंजीनियर की जान हुई। उस करारे थप्पड़ के लिए एक युवा इंजीनियर, जिसके न जाने भविष्य में कितनी संभावनाएं थी, वो भविष्य में अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए, अपने लिए कितना कुछ कर सकता था, पर उन तमाम असीम संभावनाओं पर एक फुल स्टॉप, एक पूर्ण विराम लगा दिया यहाँ के लच्चर व्यवस्था ने। अभी हम लोग इस ग्राउंड पे आए हैं, अभी यहाँ जुड़कर हम और लोगों से बातें करेंगे और लोगों का हाल जानने की कोशिश करेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर बीते 16 जनवरी से, जब से यह दुर्घटना हुई है, तब से लेकर आज तक क्या परिदृश्य रहा है, क्या क्या घटा है, क्या क्या हुआ है इस घटना स्थल पर। अभी हम लोगों से पूछकर और वो खबर जैसी की जैसी होगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। जब आप ऐसे घटना स्थलों पर आते हैं और अगर आपने घटना होते हुए नहीं देखी हो, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उन लोगों से बात करना जिन लोगों ने कहीं ना कहीं इस घटना को होते हुए या पिछले कुछ दिनों में घटना स्थल को देखा हो।
तो उन्हीं फहरिस्त में अगर हम शुमार करना चाहें तो उसी में शुमार हमारी मुलाकात इनसे हुई। आपका नाम? लव कुमार। तो लव कुमार जी, आप बताइए कि जब ये घटना हुई, आप आज पहली बार घटनास्थल पर आए हैं या पहले भी आए हैं? मैं 5 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैं सेक्टर 150 में ही डील करता हूँ और सारे एक एक चप्पे चप्पे के रूट से वाकिफ़ हूँ। तो लव कुमार जी, आपको क्या लगता है कि ये जो हादसा हुआ जिसमें एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान गई, इस हादसे में जैसा लोग कह रहे हैं कि प्रशासन अथॉरिटी की गलती है, आपको क्या लगता है कि प्रशासन अथॉरिटी के लोग किस हद तक जिम्मेदार हैं इस घटना के लिए? सर देखिए, मेरे पास भी गाड़ी है। मैं भी खूब अच्छा खासा तेज़ ड्राइव करता हूँ। बट मुझे इसका मतलब ये नहीं पता कि भाई अगर मैं फॉग में मुझे विजिबिलिटी नज़र नहीं आ रही तो मैं तेज़ गाड़ी चलाए जाऊँगा। अभी आप जनवरी में जब फॉग स्टार्ट हुआ तो आपने सुना होगा कि कोई सा ऐसा एक्सप्रेसवे ना हो जहाँ एक गाड़ी दूसरे से ना भिड़ी हो या हर साल ना भिड़ती हो। उसका कारण क्या है कि लोगों को दिखाई देता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पर जो स्पीड लिमिट रहती है 70 जो 100 प्लस लिमिट रहती है वो घटा के फॉगी सीज़न में, विंटर सीज़न में उसको 75 कर दिया जाता है। बट लोग उस साइन बोर्ड को इग्नोर करके 100 की स्पीड से जाते हैं। उन्हें अपने चालान से कोई परवाह नहीं है, पुलिस वालों से कोई परवाह नहीं है, उन्हें ड्राइविंग करनी है। सेम केस यहाँ पे है। वो जो बच्चा है युवराज मेहता, टाटा यूरेका पार्क में रहता था और उसका जैसे मुझे सुनने में आया है कि गुड़गांव उसकी जॉब थी, तो रात को अपने दोस्तों को गुड़गांव से ड्रॉप करके वो यहाँ पे आया है। उसे अपने इस रूट से काफ़ी वो वाकिफ़ है। अगर मैं पीछे ही चला जाऊँ 50 मीटर पीछे, बैक टू बैक 2 ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर 2 है, तो उसे पहले अपनी गाड़ी स्लो करनी चाहिए थी। अगर पहली बात गाड़ी स्लो होनी चाहिए, 2 स्पीड ब्रेकर है। तीसरा, उसको पता है कि मेरे को यहाँ पे मुड़ना है, राइट मुड़ना है। इसके बावजूद भी अगर वो गाड़ी लेके, अगर गाड़ी आगे आपका गड्ढे में 100 फीट आगे जा रही है तो इट मीन्स गाड़ी बहुत स्पीड पे थी। मैं ये टोटली केस मानता हूँ आपका केयरलेस ड्राइविंग का, लापरवाही का केस है। हाँ, अब किसी ना किसी को चिन्हित करना पड़ेगा तो उसके लिए यहाँ पे प्रशासन ही जिम्मेदार कहलाएगा। उसके पापा को तो जिम्मेदार नहीं कह सकते। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर डाइवर्जन का या फिर किसी तरह की घेराबंदी होनी चाहिए थी? अगर इतना बड़ा एक खुला एरिया है जिसमें ये दिखने से ही ये पूरा पॉइंट मौत को दावत देता हुआ लगता है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर किसी तरह की डाइवर्जन या कोई चीज होनी चाहिए थी? कोई पूरा पॉइंट है, सामने वाली रोड भी वो भी खतरे में है, उधर ढलान पूरा, वो तो सिंगल रोड है। मैं क्लियर करता हूँ कि अभी ये जो लैंड है, ये लैंड पहले किसी लोटस बिल्डर के पास थी, जो अथॉरिटी ने जिनको दी थी। उसके बाद में ये लैंड उस बिल्डर ने किसी दूसरे प्राइवेट बिल्डर को बेच दी। वो प्राइवेट बिल्डर जिम्मेदार है कि उसे, अगर वो समय रहते इसको नहीं डेवलप कर पा रहा है तो वो इसकी बैरिकेडिंग कर दे। प्रशासन को मैं जिम्मेदार नहीं मानता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की है। अथॉरिटी ने लैंड बिल्डर को दे दिया तो बिल्डर को सेम इसी तरीके की बैरिकेडिंग करनी चाहिए अपनी बाउंड्री को कवर करने के लिए। तो अगर ऐसी भी बाउंड्री उनके पास में रहती तो शायद वो बच्चा बच जाता। और दूसरा, एक और चीज़ मेरे को जो अभी आपको बतानी है वो ये कि उस बच्चे को पता था कि इसी जगह, ये जो आप दीवार टूटी हुई नज़र आ रही है, एक ट्रक 1 हफ्ते पहले इसमें घुस गया। ट्रक काफ़ी हैवी था, उसमें भी ड्राइवर था जो इसमें कूदा था, बट वो यहीं पास में थे तो पता नहीं उसको किसी ने बचाया, किसी तरीके से उसी की जान बच गई। मगर अब उसे भी पता है कि हाँ भाई एक एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका है तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्लो चलूँ। बट उनका माइंड मेकअप था कि रात के 12 बज रहे हैं, जितनी जल्दी हो जाए, गुड़गांव से 2.5 घंटे की ड्राइव वो करके आ रहा है तो जितनी जल्दी हो जाएगा वो स्पीड तो सर इसके बाद ये भी तो हुआ ना कि जब वो आया उसके बाद एसडीआरएफ के लोग आए, उन्होंने ठंडे पानी में कूदने से मना कर दिया। हाँ, वो एक अलग पहलू है कि भैया यहाँ का जो प्रशासन है या कि भैया वो उनकी लापरवाही है कि भैया प्रशासन ने कूदने से मना कर दिया, उनके पास इक्विपमेंट। और जब आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो क्या उसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आके यहाँ पर कोई एक्शन ले? उन्होंने, देखिए, जब तक अनहोनी नहीं होती, अब भी अनहोनी हुई है तब आप ये बैरिकेडिंग देख रहे हैं। अगर वो ड्राइवर की, देखो, अगर वो ड्राइवर की जान चली जाती तब ये बैरिकेडिंग आती। तो अब क्या प्रशासन मौत का इंतजार करता है बैरिकेडिंग लगाने के लिए? सर, आपदा में अफसर हर कोई ढूंढ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैंने रात एक इंस्टा पे, मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं था कि भैया, मगर मुझे अपनी बात कहनी थी तो इसलिए मुझे वो इंस्टा पे वो बात लिखनी पड़ी। और मेरे इतने कोई खास फॉलोअर्स नहीं है, बट उस इंस्टा पे मेरे पास एक ही 2 घंटे में 40,000 से अधिक व्यू आ गए, जिसके कारण ये है कि मेरे जैसे जितने लोगों के मन में क्वेश्चन हैं वो उन्होंने उस रील के माध्यम से, उस पोस्ट के माध्यम से उजागर किए कि कहीं ना कहीं पे बच्चे की भी लापरवाही है कि भैया उसको ड्राइविंग इतनी तेज नहीं करनी थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अलग पहलू निकल के आया है, एक अलग पहलू इस मामले का निकल के आया। अभी इसी भीड़ में हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा है और
भैया मैं भी इसको देखने ही आया हूँ, यहाँ पे घूमने आया हूँ। लेकिन जिस तरीके से मेरे भैया बंधु कह रहे हैं कि भाई 100 की स्पीड को घटा के 75 कर दिया जाता है। चलो मैं मानता हूँ कि 100 की स्पीड घट करके 75 हो गई होगी, थोड़ी लापरवाही रही होगी, रात में बच्चा अपने घर आ रहा था। लेकिन क्या उस ट्रक ड्राइवर की भी लापरवाही? क्या ट्रक 100 पे था? ट्रक भी तो इसमें गया है। और उसी मोनिंदर ने उस ट्रक ड्राइवर को बचाया था, उसी मोनिंदर ने उस बच्चे के लिए प्रयास किया था। 15 दिन पहले जो ट्रक इसमें था वही लड़का है मोनिंदर, उसने ही उस ट्रक ड्राइवर को बचाया था। और उसी लड़के ने इस बच्चे को भी बचाने का, जिसका नाम युवराज है, इसको बचाने का प्रयास किया था। लापरवाही सभी की है इसमें प्रशासन की चूक है। मतलब ये भी हो जाता है कि लोटस की ज़मीन थी, दूसरे को अलॉट कर दिया, पैसे का गेम चल रहा है, सीधी बात है, समझ में आता है। लेकिन क्या उनको ये बोला नहीं जाता कि भाई तुम अपना काम यहाँ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे इसकी बैरिकेटिंग करो, कुछ भी करो। अभी कोई भी मकान हो, कोई किसान का काम हो, किसान सारे गांव, जितने भी गांव हैं ये नोएडा के, सारे नोएडा ने अपनी आबादी दर्ज कर रखी है सब पे, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी कोई मकान ये अलॉट करेंगे और उस पर कोई गलती से कोई लापरवाही उसकी रह जाए तो सब उधर की तरफ चलेंगे जिधर पैसा बरसता है। आना चाहिए किसी भी तरीके, लापरवाही कितनी भी रहे, किसी की जान जाए चली जाए। अब देखिए आप क्या हाल है, मतलब दो घटनाएं घटी। 15 दिन पहले ट्रक की घटना घटी, उससे भी तो कुछ इनको सबक आना चाहिए था, बिल्कुल, है ना। उसके 15 दिन बाद दूसरी घटना घट गई, वो ये घटना घटी। और घटना घटने के बाद ये थोड़ी हाईलाइट हो गई, तो आज यहाँ बैरिकेटिंग भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये काम पहले भी तो किए जा सकते थे जो आज हो रहे हैं। ट्रक के बाद भी किया जा सके, क्या सर? जैसे ट्रक गिरा और उसके बाद भी ये चीज हो जाती तो शायद ये घटना नहीं होती। हो सकते थे भाई ट्रक। अब जो है ना कई तरीके की बातें बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि वीडियो में वो दारू पी के आया, क्लब में पार्टी करी है, गाड़ी तेज थी, ब्रेकर नहीं दिख रहा आपको सामने, ब्रेकर पे गाड़ी बंदी नहीं करेगा वो। बाद में वो तो मामले को ढका जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि मामले को ढका जा रहा है? जैसे मोनिंदर का बयान बदल गया ना, तो इसी तरीके से अब हर चीज़ को ढका जा रहा है कि गाड़ी तेज थी, वो क्लब में पार्टी करके आया था। मोनिंदर जैसे बच्चे का तो साहस प्रशासन को बढ़ाना चाहिए, उसे तो और पुरस्कार देना चाहिए, उसे ड्यूटी मिलनी चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। और उन्हें मोनिंदर को कि ये कहीं पे ठीक है, आपने ये किया बहुत अच्छा है, ठीक है, लापरवाही रही। आप जैसे बोल रहे हैं पानी ठंडा था, पानी में सरिया भी हो सकते हैं, प्रशासन ये तो देख रहा है, और वो लड़का उतर रहा है उसी सरिया और उसी के ठंडे पानी में। तो ऐसे बच्चा जो साहस कर रहा है उसका तो इन्हें पुरस्कार देना चाहिए, वीरता पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। और उस पर प्रेशर बन रहा है कि वो बयान बदल गया। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, जब उस बंदे ने, मोनिंदर ने ट्रक ड्राइवर को बचा लिया, तो क्या कारण रहा कि युवराज को बचा नहीं पाए? मैं आपको समझाता हूँ, मैं जब ट्रक घुसा तब भी यहीं था, जब ये युवराज जी गए तब भी मैं यहीं था। आपका जब ये ट्रक यहाँ पे गिर के चला गया, जो आपके ड्राइवर साहब है वो यहाँ फंसे रह गए, मोनिंदर जी ने इस पे जंप मार के उसको ले लिया। भैया मैं मगर सवाल कर रहा हूँ, युवराज जी पहुंचे वहाँ, आप प्रेशर में हो तो मोनिंदर जी वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए? आप प्रेशर में हो, मेरी बात सुनो, मैं सीधी बात कहता हूँ। जब 15 दिन पहले, एक मिनट, आप पता नहीं कैसे प्रेशर में हो, पता नहीं किस तरीके से, आप ये क्यों नहीं कहते जब 15 दिन पहले यहाँ ट्रक गिरा तो उसी टाइम पे बैरिकेटिंग हो जाती? हो सकता है बात है। आप लोग यहाँ रहते हैं, जाइए ना प्रशासन के पास जाइए कि भैया ट्रक घुस गया, उसकी कंप्लेंट करिए। अभी मोनिंदर के साथ मीटिंग में आज से आए हैं हम, किसान भारत संघर्ष मोर्चा से। उन्होंने बताया कि ट्रक जो है वो ड्राइवर जो है इतनी दूर न गया, वो घास में अटका रहेगा, ट्रक घुस गया और वो गाड़ी पहुंची थोड़ी आगे। उसकी कंप्लेंट लेके तब प्रशासन के पास क्यों नहीं गए कि बैरिकेडिंग करो? उसकी युवराज की मौत अथॉरिटी उसको सैलरी देगी कि वो कर कंप्लेंट। जी सर। जब ये एक्सीडेंट, ट्रक वाला एक्सीडेंट जब हुआ था, उसके बाद आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, यहाँ के रहने वाले कुछ लोगों ने प्रशासन को बकायदा लिखा कि इसके ऊपर आप संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, बिल्डर के बारे में भी लिखते हैं, तो बिल्डर ने भी बताया जिसके पोजीशन में अभी प्लॉट था, उसने बोला कि मैंने 2023 के अंदर एक लेटर बकायदा लिखा था अथॉरिटी को कि इसके अंदर पानी भर रहा है, ये पानी रेन वाटर नहीं है, इसके अंदर दुनिया भर का पानी है, पानी कहाँ से आ रहा है, इसकी निकासी का कोई ना कोई आप प्रबंध कीजिए। जी, उन्होंने जमीन धंसने की शिकायत की थी, उन्होंने शिकायत की है, तो इसका मतलब अगला एक्शन किसका होना चाहिए था? अथॉरिटी का होना चाहिए था ना, तो अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं आज। ये हाल जो है सब गांवों में, आप बदौली में चलिए, बदौली में भी यही हाल है, सड़क खुली पड़ी है और ये ऐसे नाला, वेस्टेज का कोई निकास ही नहीं है पानी का कहीं भी। किस पानी को नोएडा अथॉरिटी ये कर रही है कि भाई बचा रही है और कहीं ऐसी जगह डाल रही है जहाँ लोगों को खतरा ना हो। हर जगह ये हाल है, बदौली है, सारे नोएडा में सारे गाँवों में देख लीजिए आप, यही हाल है। कहाँ से आता है इतना पानी, कहाँ से आ गया है?
आप बताइए। बेसमेंटों का पानी नोएडा में ना तो गांव ना शहर, ये कोई विवाद नहीं है, सिर्फ विवाद है लापरवाही। ठीक है, हम उनके साथ भी हैं, युवराज जी के पिताजी के साथ भी हैं, हम मोनिंदर जी के साथ भी हैं, हम दोनों तरफ हैं। हमारी मानसिकता कुछ भी कहती हो, लेकिन मानवता अगर दिल पर आप हाथ रखेंगे, जिसका जाता है उसे पता लगता है। अकेला लड़का है वो, अपने परिवार में अकेला लड़का है, टैक्स पेयर, गुड़गांव नौकरी कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसका पापा बेचारा अब क्या कर रहा है, वो कह रहा मेरे तो सब कुछ लुट गया। जब उसका अकेला लड़का ही चला गया तो बेचारा। बिल्कुल, जिस घर में सिर्फ 2 लोग हों, जैसा कि युवराज की मां की मृत्यु लगभग 2 साल पहले हुई थी, अगर मुझे सही याद हो, तो जिस घर में सिर्फ 2 लोग हों, अगर उसमें एक बूढ़े पिता का जो सहारा होता है, अगर उसकी लाठी चली जाए तो उसे कितना दुख होता है, ये शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। शायद अभी हम उनका दर्द नहीं समझ सकते, पर ये कहना कि किसकी लापरवाही थी, किसकी लापरवाही नहीं थी, और ये तय कर लेना कि गाड़ी तेज चल रही थी या फिर वो नशे में था इसलिए दुर्घटना हुई। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जिन्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है, जो लोगों को बचाने के काम में आने चाहिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दमकल के लोग, अगर वो ऐसे बहाने करेंगे यहाँ खड़े होकर कि जी पानी ठंडा है और अंदर सरिया हो सकता है, तो क्या ये उन जैसे लोगों को शोभा देता है? मतलब अगर कल को बॉर्डर पर खड़ा होकर कोई सैनिक ये कह दे कि जी यहाँ तो गोलियां चलती हैं, जान जा सकती है, वो काम नहीं होता। हमारे देश के सैनिक अगर बॉर्डर पे अपनी जान दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब एसडीआरएफ की टीम आई थी, उनके जवानों को अंदर जाकर के उसकी जान बचानी चाहिए थी। अगर एक मामूली ऑनलाइन ड्राइवर, अगर एक फ्लिपकार्ट का कोई सिर्फ सामान देने वाला व्यक्ति अगर इसके अंदर जा सकता है, तो क्या एसडीआरएफ की ट्रेन टीमों के लोग इस पानी के अंदर जाकर एक युवक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान नहीं बचा सकते थे?